तो बेनामी संपत्ति पर सरकार का रुख बेहद कड़ा है यहाँ पर, और अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि सरकार अब जो भी आपकी बेनामी संपत्ति है उसे यहाँ पर जब्त कर लेगी। अभी जो खबर आ रही है उसके बाद हम आपको बता दें कि करीब करीब दिल्ली एनसीआर में 40 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त हो गई है, और मुंबई में ये 100 करोड़ रुपए की जो बेनामी संपत्ति है वो यहाँ पर जब्त हो गई है। बीएम सिंह साहब, एक और बात ये पूछना चाहूंगी कि अब बेनामी संपत्ति का जो बहुत सारे जो क्लियरली जो डिफाइन किया गया है वो बहुत सारे लोगों को पहले पता ही नहीं था। जैसे आप अपनी माँ के नाम पर संपत्ति खरीद लेते हैं या भाई बहन के नाम पर संपत्ति खरीद लेते हैं, उसे भी सरकार यहाँ पर बेनामी मान रही है। अब जिसके पास भी बेनामी संपत्ति है इस वक्त वो क्या कर सकता है? अगर उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये अपनी संपत्ति है, बेनामी है, तो उसको तो फिर डिक्लेरेशन करना ही पड़ेगा। 31 मार्च तक का टाइम है, उसका डिक्लेरेशन करना जरूरी है। पर ये जो आप कह रहे हैं ना कि 40 करोड़ इधर जब्त हुई है, 100 करोड़ इधर जब्त हुई है, बट ये फाइनल है, इसमें तो अपील भी होगी, इसमें तो आगे भी चलेगा। ये तो जो जिसका संपत्ति जब्त हुई है इसके पास कोई रास्ते एपेलेट कोर्ट्स में भी होंगे। इट इज़ नॉट द लास्ट वर्ड। ओके। राजीव कुमार साहब, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है सरकार के लिए यहाँ पर, फिर चाहे बैंक अकाउंट में जो पैसे रकम जमा की बात हो रही है कि 5 लाख से ज़्यादा अगर आपने जमा करे हैं, या बहुत सारे जनधन अकाउंट्स में भी लोगों ने पैसे जमा करे हैं, वो जेन्युइन और नॉन जेन्युइन पर्सन को डिफाइन करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है सर? नहीं, मेरे हिसाब से तो मुश्किल होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा कि आशुतोष जी कह रहे थे कि आजकल जो बिग डेटा एनालिटिक्स है उसकी मदद से काफ़ी हद तक इसका समाधान हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये 2.5 और 5 लाख जैसे आप खुद ही कह रही थी, मुझे लगता है ये स्तर बहुत नीचा है सर। 3 और 5 हमें इसको कम से कम 15-20 लाख पे रखना चाहिए शुरू में। अच्छा, हाँ, 3 और 5 बहुत ही नीचा है जी, क्योंकि इसमें ये बस की बात नहीं होगी। और अगर हम लोग इसका ऊंची रकम रखें और उसमें ठीक से आगे बढ़ें तो उसका एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और उसके बाद उस संदेश की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वो अपने आप इसको सरेंडर करेंगे जी। मगर मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि जो एक लॉजिकल स्टेप था डिमोनेटाइजेशन के बाद जी, वो अब लिया जा रहा है जी। और हमारी अर्थव्यवस्था में एक इलीगल इनकम की जो कार्यवाही है बिल्कुल उस पर एक कठोर कंट्रोल यहाँ पर होगा। आशुतोष जी, मेरे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से आपके क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहूंगी सर। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था, अभी जैसा बताया सामने, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये जो आज की तारीख में ये संभव है, सारा डेटा अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास। अब उसका एनालिटिक्स करके वो 3 लाख से क्यों शुरुआत करें या 5 लाख से क्यों शुरुआत करें, वो 1 करोड़ से या 5 करोड़ से शुरुआत करें ना। हाँ। कि ऊपर के पहले एक देखते जाए और उसके बाद नीचे बढ़ते जाए। समय आपके पास है, डेटा आपके पास है, समय आपके पास है, ऐसा कोई डेडलाइन नहीं। हाँ, ये जरूर है कि 31 मार्च के पहले करेंगे तो गरीब कल्याण योजना में ज्वाइन करने का एक अवसर मिलेगा उनको। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि आशुतोष जी ने यहाँ पर कहा कि जो 3 और 5 लाख 2 स्लैब सरकार ने तैयार करे हैं उससे कहीं ऊपर उठना चाहिए, और यही मानना था सीनियर इकोनॉमिस्ट राजीव कुमार का भी। लेकिन चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर बेनामी संपत्ति पर अगर आपके पास अभी भी है तो आप क्या कर सकते हैं। 31 मार्च तक का टाइम है आपके पास, जल्दी से आप इस संपत्ति को अपना घोषित कर दीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये संपत्ति यहाँ पर आप घोषित करेंगे, और जुर्माना जरूर लेकिन आपको यहाँ पर भरना होगा। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर बेनामी संपत्ति जब्त करने का सरकार के पास अधिकार भी है। तो सरकार जो आपकी संपत्ति जब्त करेगी उस पर आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।